India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे तक हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बिल्किस बानो के दोषियों की समय से पहले रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका और गुजरात सरकार की रिहाई नीति पर पुनर्विचार याचिका की सुनवाई पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, हो सके तो दोनों याचिकाओं पर साथ करेंगे सुनवाई। पीड़िता बिल्किस बानो ने डाली हैं याचिकाएं। सीएए की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में डीएमके ने कहा, सीएए तमिलों के है खिलाफ, तमिल शरणार्थियों की व्यथा को करता है नजरअंदाज। जलीकट्ट जैसे खेलों की संवैधानिकता पर सुनवाई के दौरान तमिलनाडु सरकार ने कहा, जलीकट्ट सांडों के साथ क्रूरता नहीं, इसमें इंसानों की भी जाती है जान। वहीं पेटा ने दी दलील, कहा संविधान जानवरों के प्रति क्रूरता के खिलाफ। दिल्ली शराब घोटाला के आरोपी अमित अरोड़ा को 7 दिनों की ईडी की कस्टडी। सीबीआई ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए की थी गिरफ्तारी। India Legal presents Courts Roundup. सबसे पहले बात बिल्किस बानो की। बिल्किस बानो ने 2002 के गोधरा दंगों के दौरान सामूहिक दुष्कर्म और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा पाने वाले 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई को चुनौती देते हुए पुनर्विचार याचिका दायर की। बानो ने सुप्रीम कोर्ट के मई के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें गुजरात सरकार को 1992 की छूट नीति लागू करने की अनुमति दी गई थी। बानो ने 11 बलात्कार के दोषियों की समय से पहले रिहाई को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका भी दायर की है। साल 2002 के गोधरा दंगों के दौरान सामूहिक दुष्कर्म और परिवार के सदस्यों की हत्या करने वाले 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई को चुनौती देते हुए बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। बानो ने शीर्ष अदालत की 13 मई के उस आदेश को चुनौती देते हुए एक समीक्षा याचिका भी दायर की जिसमें गुजरात सरकार को दोषियों की सजा पर फैसला लेने की अनुमति दी गई थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गैंगरेप के दोषियों की रिहाई में 1992 में बने नियम लागू होंगे। इसी आधार पर 11 दोषियों की रिहाई हुई थी। वहीं बिल्किस बानो के वकील ने लिस्टिंग के लिए प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष मामले का उल्लेख किया। इस दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि वो तय करेंगे कि क्या दोनों याचिकाओं को एक साथ और एक ही पीठ के समक्ष सुना जा सकता है। जब एडवोकेट शोभा गुप्ता ने प्रस्तुत किया कि मामले को एक खुली अदालत में सुना जाना चाहिए तो सीजेआई ने कहा, केवल अदालत ही इसका फैसला कर सकती है। 13 मई को सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि सजा 2008 में मिली, इसीलिए रिहाई के लिए 2014 में गुजरात में बने कठोर नियम लागू नहीं होंगे। 1992 के नियम ही लागू होंगे जिसके तहत गुजरात सरकार ने 14 साल की सजा काट चुके लोगों को रिहा किया था। अब बिल्किस बानो 13 मई के आदेश पर पुनर्विचार की मांग कर रही हैं। उनका कहना है कि जब मुकदमा महाराष्ट्र में चला तो नियम भी वहां के लागू होंगे, गुजरात के नहीं। बिल्किस बानो केस में इससे पहले भी 2 याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं।
मुख्य याचिका के बाद 21 अक्टूबर को एक महिला संगठन की ओर से भी याचिका दायर की गई थी। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रवि कुमार की पीठ ने यह याचिका भी मुख्य याचिका के साथ जोड़ दी। संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपालों के पास न्यायालय द्वारा पारित सजा को क्षमा करने, निलंबित करने, परिहार करने या कम करने की शक्ति है। इसके अलावा चूंकि जेल राज्य का विषय है, इसीलिए राज्य सरकारों के पास दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 के तहत सजा कम करने का अधिकार है, लेकिन सीआरपीसी की धारा 433 ए के तहत सूचीबद्ध इन शक्तियों पर प्रतिबंध है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने जलीकट्टू जैसे खेलों पर सुनवाई की। इस दौरान तमिलनाडु सरकार ने कहा कि जलीकट्टू केवल मनोरंजक का जरिया नहीं है, बल्कि ये तमिलनाडु के लिए ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व का मामला है। जलीकट्टू को अनुमति देने वाले राज्य सरकार के अध्यादेश की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए पेटा के वकील ने कहा कि संविधान में जानवरों के प्रति क्रूरता को मना किया गया है। वहीं तमिलनाडु सरकार ने कहा कि जलीकट्टू में इंसानों की भी जान जाती है। जस्टिस के.एम. जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस सीटी रवि कुमार की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच कर्नाटक और महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों में जलीकट्टू, कंबाला और बैलगाड़ी दौड़ की अनुमति देने वाले कानूनों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स या पेटा का प्रतिनिधित्व करते हुए सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने मंगलवार को एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया बनाम ए नागराजा और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़कर अपनी दलीलें शुरू की। उन्होंने बताया कि राज्यों द्वारा पारित संशोधन सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए तथ्यात्मक निष्कर्षों को पलट नहीं सकते हैं कि जलीकट्टू जैसी घटनाओं के परिणाम स्वरूप जानवरों पर क्रूरता होती है। जस्टिस बोस ने पूछताछ की, अधिकारों के इतने जटिल क्षेत्र में क्या विधायिका को निर्णय लेना सबसे अच्छा नहीं होगा? लूथरा ने कहते हुए कहा, नागराज फैसले में अधिकार पहले ही तय हो चुके हैं। लूथरा ने आगे तर्क दिया, कानून का आधार जानवरों के प्रति करुणा है। संविधान भी इसका स्पष्ट रूप से पालन करता है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने दोपहर के भोजन के बाद अपना पक्ष रखना शुरू किया। उन्होंने कहा, मेरी चुनौती तमिलनाडु अधिनियम तक सीमित है। दीवान ने 4 तर्क दिए। ये अधिनियम शक्तियों के पृथक्करण के विपरीत है, क्योंकि यह नागराज में प्राप्त निर्णय को ओवरराइड करता है। नागराज केस में जलीकट्टू के मुद्दे अंतिम रूप ले चुके हैं। हमारा संविधान एक जीवित दस्तावेज है। अधिकारों पर राज्य पीछे नहीं हट सकता, केवल प्रगति कर सकता है। जलीकट्टू अब भी जानवरों के साथ साथ मनुष्यों के लिए भी क्रूर है। इसके संबंध में तथ्यों पर बाद के निष्कर्षों को रिकॉर्ड में रखा गया है। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान बेंच के समक्ष जलीकट्टू का बचाव करते हुए कहा था कि जलीकट्टू तमिलनाडु की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। 2017 में एक अध्यादेश के जरिए प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 में संशोधन किया गया था। पेटा ने इस अध्यादेश को चुनौती दी थी। इस मसले को सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच ने 2 फरवरी 2018 को संविधान बेंच को रेफर कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट।
तो वहीं तमिलनाडु में सत्ताधारी पार्टी डीएमके ने सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता संशोधन अधिनियम या सीएए को चुनौती दी है। डीएमके ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 मनमाना है, क्योंकि ये केवल 3 देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से संबंधित है। डीएमके का कहना है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में केवल 6 धर्मों यानी कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों को शामिल किया गया है। इस संबंध में डीएमके अध्यक्ष स्टालिन द्वारा एक प्रतिनिधित्व तैयार किया गया था और 1 करोड़ नागरिकों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। इसे राष्ट्रपति को भेजा गया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। नागरिकता संशोधन कानून 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अब 6 दिसंबर को सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने 3 हफ्ते में असम और त्रिपुरा को जवाब दाखिल करना है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील पल्लवी प्रताप और केंद्र की ओर से कनु अग्रवाल को नोडल अफसर नियुक्त किया है। दोनों सारे दस्तावेज एक साथ कर मामलों का बंटवारा करेंगे और पक्षों को देंगे। सभी पक्षों को 3 पेज की लिखित दलील देने को कहा गया है। अगले 2 हफ्तों में याचिकाकर्ताओं को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया गया है। कुल 232 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। डीएमके ने सीएए को मनमाना बताया क्योंकि इसमें उन तमिलों को शामिल नहीं किया गया है जिनका श्रीलंका में उत्पीड़न हुआ था। डीएमके ने यह भी कहा कि यह विवादित अधिनियम मनमाना है क्योंकि ये सिर्फ 3 देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से संबंधित है और केवल 6 धर्मों अर्थात हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों तक सीमित है। इस्लाम को भी इससे बाहर रखा गया है। इसके अलावा धार्मिक अल्पसंख्यकों पर विचार करते हुए भी ये भारतीय मूल के ऐसे तमिलों को बाहर रखता है जो वर्तमान में उत्पीड़न के कारण श्रीलंका से भागकर भारत में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। सीएए 2019 से भारत में 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता प्राप्त करने की सुविधा मिलती है। ये सुविधा भी उनके लिए ही है जिन्हें पासपोर्ट अधिनियम 1920 और अन्य संगत प्रावधानों और फॉरेन एक्ट 1946 के तहत केंद्र सरकार से छूट हासिल है। इससे पहले संसद में सीएए पारित होने के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसमें पुलिस गोलीबारी और संबंधित हिंसा में लगभग 100 व्यक्तियों की मौत हो गई। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के चुनाव क्षेत्रों में हुए परिसीमन पर रोक लगाने के मामले में सुनवाई की। याचिकाकर्ता की ओर से रविशंकर जंध्याला ने कहा, अगले होने वाले परिसीमन पर 2026 तक रोक लगी हुई थी, बावजूद इसके परिसीमन किया गया। केंद्र शासित प्रदेश में कुल 106 सीटें थीं, जम्मू में 43 और कश्मीर में 43 सीटें और बची हुई सीटें लद्दाख में थीं। जस्टिस ओका ने याचिकाकर्ता से कहा कि आपने प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती नहीं दी है, बल्कि आपने अधिसूचना जारी करने के बाद की कार्रवाई को चुनौती दी है। जस्टिस कौल ने कहा कि आप अधिसूचनाओं को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन वैधानिक प्रावधान को चुनौती नहीं दे रहे हैं। आपने किसी चीज को असंवैधानिक करार देकर रद्द करने के लिए कोई मांग नहीं की है। जस्टिस ओका ने कहा, लेकिन प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका में ऐसी कोई मांग नहीं है। आप परिसीमन आयोग का गठन नहीं किया जा सकता, इसको चुनौती की बात कर रहे हैं। आपने तो परिसीमन आयोग के गठन की बात करने वाली धारा 62 उपधारा 2 को चुनौती नहीं दी है। याचिकाकर्ता के वकील जंध्याला ने कहा कि 2008 के बाद कोई परिसीमन आयोग नहीं है, केवल चुनाव आयोग है जिसे अधिनियम से देखा जा सकता है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील जंध्याला ने कहा कि परिसीमन से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों में बदलाव होगा और अगर कश्मीर में कुछ बदला तो कन्याकुमारी तक सब कुछ बदल जाएगा। जस्टिस ओका ने कहा कि अधिनियम की धारा 62 को 2011 की जनगणना की अनुमति देने के लिए संशोधित किया गया है, न कि 2001 के लिए किया गया संशोधन है।
उन्होंने कहा, आप अधिनियम के प्रावधान को चुनौती दिए बिना अपने मामले की दलील दे रहे हैं। तो वहीं पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट ने हिरासत में मौत के मामले में सजा के खिलाफ दायर उनकी अपील की नियमित सुनवाई शुरू करने के गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने उनकी अपील की सुनवाई तब तक टालने की मांग की जब तक कि अतिरिक्त सबूत पेश करने की याचिका पर फैसला नहीं हो जाता। जामजोधपुर निवासी प्रभुदास वैशाणी की नवंबर 1990 में हिरासत में मौत के मामले में जून 2019 में जामनगर में सत्र न्यायालय द्वारा भट्ट को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। ट्रायल कोर्ट के समक्ष उन्होंने एक डॉक्टर के विशेषज्ञ साक्ष्य पेश करने के लिए एक आवेदन दायर किया था, अपने तर्क का समर्थन करने के लिए कि प्रभुदास की मौत कथित कसरत करने के कारण नहीं हुई थी, उनसे पुलिस ने जबरदस्ती करवाया था। निचली अदालत ने जो अर्जी खारिज की थी, गुजरात उच्च न्यायालय में चुनौती देने वाली आपराधिक अपील में भट्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत विशेषज्ञ साक्ष्य पेश करने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया। अगस्त 2022 में हाईकोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी। उच्च न्यायालय के उक्त आदेश को चुनौती देते हुए उन्होंने उच्चतम न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर की, जो लंबित है। इसी बीच उच्च न्यायालय ने नियमित सुनवाई के लिए भट्ट की आपराधिक अपील को सूचीबद्ध किया। हालांकि उनके वकीलों ने स्थगन की मांग की, उच्च न्यायालय ने इनकार कर दिया। इस पृष्ठभूमि में भट्ट ने वर्तमान विशेष अनुमति याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि यदि उच्च न्यायालय अतिरिक्त सबूत जोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर पहले एसएलपी के परिणाम की प्रतीक्षा किए बिना आपराधिक अपील की सुनवाई के लिए आगे बढ़ता है तो गंभीर कठिनाई होगी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट पर कोर्ट 15 दिसंबर को संज्ञान लेने के मामले पर सुनवाई हुई। ईडी को अमित अरोड़ा की 7 दिनों की कस्टडी मिली है। सीबीआई ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली की शराब नीति घोटाले मामले में दाखिल चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें विजय नायर, अभिषेक बोयनपल्ली, समीर महेंद्रू, अरुण रामचंद्र पिल्लई, मुथु गौतम, एक्साइज डिपार्टमेंट डिप्टी कमिश्नर कुलदीप सिंह और एक्साइज डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर नरेंद्र सिंह का नाम आरोपियों में शामिल है। अमित अरोड़ा को कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में कारोबारी अमित अरोड़ा को गिरफ्तार किया था। ईडी ने कहा है कि इस मामले में अरोड़ा का रोल पर्दे के पीछे का था। उसने 2.5 करोड़ रुपए घूस के इकट्ठा किए थे। वहीं अरोड़ा की ओर से कहा कि 22 बार जांच में ईडी के सामने पेश हो चुके हैं। वकील ने कहा कि उन्हें कॉल करके शाम को पूछताछ के लिए बुलाया जाता था। जब भी ईडी ने बुलाया, मैं पूछताछ के लिए गया। मैंने एक बार भी अपना मोबाइल नहीं बदला। सीबीआई ने भी मेरे घर पर रेड की। कोर्ट ने ईडी से पूछा कि 22 बार पूछताछ के बाद हिरासत की क्या जरूरत रह जाती है। ईडी ने कोर्ट को बताया कि उसका 3 बार बयान रिकॉर्ड किया गया है। वो पंजाब के पटियाला में मैन्युफैक्चरर और रिटेलर हैं, जो नियम के खिलाफ है क्योंकि उनको पहले से दिल्ली में लाइसेंस मिला हुआ है। ईडी ने जांच के लिए 14 दिन की कस्टडी मांगी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अमित अरोड़ा को 7 दिनों की ईडी की कस्टडी में भेजने का फैसला सुना दिया। तो वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के जिला न्यायाधीश डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश के खिलाफ 21 नवंबर 2022 को आदेशों को पारित करते समय की गई टिप्पणी को नेक इरादे का हवाला देते हुए रद्द कर दिया है। जस्टिस अजीत कुमार की पीठ ने ये आदेश दिया था क्योंकि ये उल्लेख किया गया था कि जिला न्यायाधीश ने लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत देरी को माफ किए बिना एक पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार कर लिया था। जस्टिस अजीत कुमार की खंडपीठ ने अपने 21 नवंबर 2022 के आदेश में जिला न्यायाधीश वाराणसी डॉक्टर विश्वेश के आचरण के संबंध में की गई टिप्पणियों को समाप्त कर दिया। कोर्ट ने कहा था, वाराणसी के जिला जज अपने न्यायिक कार्यों के निर्वहन में अनुचित व्यवहार करते हैं। मामला कोर्ट के समक्ष दायर एक दोषपूर्ण पुनरीक्षण जो समय सीमा से बाधित होने के कारण दोषपूर्ण था, उससे संबंधित है।
जबकि समन अभी तक तामील नहीं किया गया था। पुनरीक्षण आवेदक को पैरवी करने का निर्देश दिया गया था। कई तारीखों में किन्हीं कारणों से सुनवाई नहीं हो सकी, लेकिन स्थगन आवेदन में यह दावा किया गया था कि निष्पादन अदालत के पूरे रिकॉर्ड को पुनरीक्षण में बैठी अदालत में नहीं भेजा गया था। और चूंकि प्रतिवादी मकान मालिक पुलिस बल का उपयोग करके उन्हें बेदखल करने की धमकी दे रहा था, इसीलिए एक अनुरोध किया गया था। न्यायालय ने कहा कि निष्पादन न्यायालय द्वारा जारी आदेश अर्थात परवाना, बदहाखली या एविक्शन की भी मांग की जा सकती है। इस अर्जी पर कोर्ट ने उसी तारीख को परवाना, बदहाखली को तलब करते हुए आदेश पारित किया और निर्देश दिया कि फाइल तय तारीख यानी 17 नवंबर 2022 को पेश की जाए। इस आदेश से असंतुष्ट जिला न्यायाधीश के 2 आदेशों को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया गया और ये देखते हुए कि जिला न्यायाधीश ने फाइल को निष्पादन अदालत में वापस भेज दिया है और अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाए जाने वाले मामलों में कोई शिकायत नहीं छोड़ी गई है। नतीजतन सम्मान पूर्वक जिला न्यायाधीश को नोटिस से डिस्चार्ज किया। तो वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 18 साल से अधिक समय से जेल में बंद बलात्कार के एक दोषी को बरी कर दिया। कोर्ट ने पाया कि न तो चिकित्सा साक्ष्य और न ही अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में बलात्कार के दोषी के खिलाफ मामले का समर्थन किया गया है। बेंच ने ट्रायल कोर्ट के फैसले और आदेश पर असहमति व्यक्त की है। अदालत ने ट्रायल कोर्ट द्वारा लौटाए गए अपराध के निष्कर्ष को टिकाऊ न मानते हुए कहा कि निचली अदालत ने एफआईआर की सामग्री के साथ साथ सीआरपीसी की धारा 164 के तहत पीड़िता के बयान पर भी भरोसा किया था, जिसे ठोस साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता है। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार शिकायतकर्ता पिता ने 5 मार्च 2008 को एक रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि लगभग 5 दिन पहले उसकी 8 साल की नाबालिग बेटी को आरोपी अपीलकर्ता ने बहला फुसलाकर ले गया था और उसने अप्राकृतिक यौनाचार किया और उसके साथ दुष्कर्म भी किया और उसके गाल काट लिए। ऐसी रिपोर्ट के आधार पर जांच अधिकारी ने कार्रवाई की और धारा 161 और 164 सीआरपीसी के तहत पीड़िता का बयान दर्ज किया गया, जिसमें उन्होंने एफआईआर के आरोप का समर्थन किया था। हालांकि उसकी चिकित्सीय जांच में गाल काटने के अलावा कोई चोट नहीं पाई गई। उसका हाइमन बरकरार था और उसके निजी अंगों पर कोई चोट नहीं देखी गई थी। पीड़िता की उम्र 11 साल बताई गई। पैथोलॉजिकल रिपोर्ट में भी कोई शुक्राणु नहीं पाया गया। इस फैसले के खिलाफ दोषी ने हाईकोर्ट के समक्ष मौजूदा आपराधिक अपील दायर की। हाईकोर्ट ने कहा कि एफआईआर दर्ज करने में 5 दिनों की देरी हुई थी और देरी के लिए दिए गए स्पष्टीकरण की पुष्टि नहीं हुई थी। दरअसल शिकायतकर्ता ने कहा था कि चूंकि उसने पहले पीड़िता का मेडिकल करवाया और उसके बाद ही 5 मार्च 2008 को एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई। हालांकि अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने कोई सबूत पेश नहीं किया था कि पीड़िता का पहले भी इलाज किया गया था या उसे कोई चोट लगी थी जिसके लिए उसे अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता थी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्यों और रजिस्ट्री के लिए मेडिकल कैंप का उद्घाटन किया गया। इस दौरान न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट लॉन में आयोजित किए गए कैंप का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह, उपाध्यक्ष प्रदीप राय समेत बार के अन्य मेंबर्स भी मौजूद रहे। चलिए, कोर्ट्स राउंडअप में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.